दोस्तों, आज हम विज्ञान से संबंधित 50 क्वेश्चन को के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 101, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो सदिश राशि का उदाहरण है वेग। अगला है, एक ब्लांटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो ये सोखता है केशिका कैपिलरी द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। रेडियो तरंगें कैसी होती हैं? तो ये सेलुलर फोन में यूज होती हैं। सूक्ष्म तरंगें कैसी होती हैं? तो ये विमान नेविगेशन में इस्तेमाल की जाती है। अवरक्त तरंगें का यूज कहाँ किया जाता है? तो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक के रिमोट स्विच में। और गामा किरणें कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी? तो हम जानते हैं कि ध्वनि तरंग के लिए v बराबर n इंटू लेमडा होता है। n जो है ध्वनि तरंग की आवृत्ति है, लेमडा ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य है और v जो उसकी वेग है। तो इसमें जो है हम मान को रखते हैं। तो v बराबर n की जगह पे 50, लेमडा की जगह पे 4, तो 50 और में 4 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 200। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होती है? उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई हमेशा क्या होती है? ये धनात्मक होती है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट है, विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा जो है दोगुनी हो जाएगी। धारा हमेशा दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि विभवांतर को जब स्थिर रखा जाएगा तो परिपथ में जो प्रतिरोध है वह अगर आधा हो जाए तो धारा भी क्या होगी? आधा हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। और यहाँ पे विभवांतर को स्थिर रखा गया है। तो क्योंकि प्रतिरोध की बात की जा रही है तो प्रतिरोध जो है ये I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R भी होता है। तो इस हिसाब से अगर I धारा दोगुना होगा तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। अगर प्रतिरोध दोगुना होगा तो धारा भी दोगुना हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है तो नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो नए प्रतिरोध की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे? एक फार्मूले का उपयोग करेंगे। जैसे कि कहीं तार का जब प्रतिरोध निकालना होता है तो उस समय R1 बराबर होता है सिग्मा L अपान ये होता है। तो इसमें चूँकि R का मान कितना दिया हुआ है 9 ओम, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 बराबर सिग्मा L और तार का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है? तो ये होता है पाई R स्क्वायर। अब फिर से दिया हुआ है कि अगर इस प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो नए प्रतिरोध की गणना करना है। इस प्रतिरोध को अगर दोगुना कर दिया जाए तो नए प्रतिरोध की गणना करनी है। यानी कि तार को दोगुना कर दिया जाए, प्रतिरोध वाली तार को, यहाँ दिया हुआ है प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाए। जब तार को दोगुना कर दिया जाएगा तो रेडियस क्या होगा उसका? रेडियस भी जो है उसका आधा हो जाता है। यानी कि फिर हम क्या करेंगे? R2 निकालेंगे और R2 बराबर रो अपान यल अपान ए। यानी कि यहाँ पे ए की जगह पे हम फिर क्या करेंगे कि 4 पाई R स्क्वायर रखेंगे और 4 पाई R स्क्वायर यहाँ रख के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो R2 का मान है वो 2.25 ओम आ जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किस ओर दर्शाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा हमेशा जो है चालक की गति की दिशा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी चालक की गति की दिशा यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की लाइनों के साथ हो तो यह जो है फ्लेमिंग का दायां हाथ के नियम को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविज़न तक के विकास की नींव किसने रखी? तो भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविज़न तक के विकास की नींव रखी थी हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। कौन? हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था या रूप में दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तापमान में अगर हम परिवर्तन कर दें तो उसकी अवस्था में भी परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, डाल्टन के परमाणुवाद में कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है, सभी पदार्थ परमाणु नामक बहुत छोटे कणों से बने हुए होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। अगला है, किसी दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु अविभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या है? तो परमाणु अविभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो सोडियम सल्फेट
कपूर, अमोनियम क्लोराइड या नेफ्थलीन। तो इसका आंसर होगा ये अमोनियम सल्फेट जो है ये क्या है, यह एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। बाकी सभी जो है ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, जैसे कि कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सभी जो है ये सभी ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। अगला है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी है, तो 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे, तो इस तत्व में 3 सेल होंगे। कितने होंगे, 3 सेल होंगे। नेक्स्ट है, 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन 2 गुना न हो जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, यानी कि 327 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है। तो क्योंकि दिया हुआ है कि स्वाद में खट्टे होते हैं, नेक्स्ट है संक्षारक होते हैं, नेक्स्ट है स्वाद में कसैले होते हैं और स्पर्श करने में साबुन जैसे होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है कि ये स्वाद में कसैले नहीं होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह तत्वों के परमाणु संख्या की बढ़ते हुए क्रम पर आधारित है। तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर यानी कि जिसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको CaOCl2 के भी रूप में लिखते हैं और इसी का यूज जो है पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। नेक्स्ट है, भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन है। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। नेक्स्ट है, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है किसके वजह से। तो रसोई गैस के रिसाव को आसानी से पता लगाने के लिए एथिल मर्कैप्टन का प्रयोग करते हैं। अगला है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को हम भंजन कहते हैं। चलिए अब अगले की बात करते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह क्या है। तो वह जो है ऐसी अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं। नेक्स्ट है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है और 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पौधों में तनों में छल्लों के रूप में पाए जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो उसमें जो है पार्श्व विभज्योतक उत्तक पाया जाता है, जिसको हम लैटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक भी उसे हम कहते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है। मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है, यानी कि XY। नेक्स्ट है, कौन सा श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। कौन जो है श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होगा। स्पंज जो होते हैं वह श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। स्पंज क्या होता है, तो यह एक अमेरुदंडी पोरीफेरा समुद्री जीव है, यानी कि ये पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। स्तनधारी जानवरों का हृदय कितने कक्षीय होता है। तो ये जो है 4 कक्षीय हृदय होता है। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। AB और O खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो ABO खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक का विघटन कहाँ होता है। तो पाइरुविक का विघटन जो है यह होता है माइटोकांड्रिया में। पाइरुविक का विघटन जो है यह माइटोकांड्रिया में होता है। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को कहते हैं जब नज़दीक की वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। जब नज़दीक की वस्तुओं को
ही केवल देख पाए तो इस स्थिति को कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और जब दूर की वस्तु को ही केवल देख पाए तो उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वैच्छिक मांसपेशियां किसमें विद्यमान होती हैं? तो स्वैच्छिक जो मांसपेशियां होती हैं यह हाथ, स्वैच्छिक मांसपेशियां जो होती हैं यह हाथ में विद्यमान होती हैं, पैर में होती हैं, गर्दन में होती हैं, इन सभी में क्या होती हैं? तो स्वैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। नेक्स्ट है पेप्सिन में स्रावित होने वाला एंजाइम, पेप्सिन में स्रावित होने वाला, पेप्सिन जो है किस में स्रावित होने वाला एंजाइम है? तो यह है अमाशय में। अगला है शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है यह कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में। नेक्स्ट है इनमें अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किस चीज़ की कमी है? अगर एक व्यक्ति जो है रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति जो है विटामिन डी की कमी की वजह से जो है वह रिकेट्स रोग उसको हो गया है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग जो है खसरा, यानी कि विषाणु जनक रोग जो है खसरा से संबंधित है। अगला है रक्त अल्पता किस स्थिति किसकी वजह से होती है? तो रक्त अल्पता की जो स्थिति होती है वह होती है आरबीसी की कमी के कारण, क्योंकि शरीर में जब आरबीसी कम हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन की संख्या भी कम हो जाएगी, और जब हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाएगी तो वह स्थिति रक्त अल्पता को प्रदर्शित करती है। अगला है एचआईवी का पूर्ण रूप क्या है? तो एचआईवी का पूर्ण रूप जैसे कि दिया हुआ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी विक्टोरिया, अगला दिया हुआ है ह्यूमैनिटी इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और नेक्स्ट दिया हुआ है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वर्च्यू, और नेक्स्ट है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा पदार्थ थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? तो थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होने वाला है थैलोफाइटा समूह में कौन जो है वर्गीकृत नहीं होता है? तो थैलोफाइटा समूह में जो है यह रिक्सिया जो है, रिक्सिया क्या है? थैलोफाइटा समूह में ये जो है वर्गीकृत नहीं होता है। अगला है हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? आलू के पौधे का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो आलू के पौधे का हम तना वाला भाग खाते हैं। अगला है एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है? तो एक पौधे के बीज में आगामी पौधा जो होता है वह होता है भ्रूण के रूप में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कुनैन का एक स्रोत है? कुनैन का एक स्रोत कौन है? तो कुनैन का जो है एक स्रोत है सिंकोना, और इसी से जो है मलेरिया की दवा भी बनाई जाती है। अगला है पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो वैक्सीन की खोज जो है जोनास सॉल्क द्वारा किया गया था। जोनास सॉल्क द्वारा पोलियो वैक्सीन का खोज किया गया था। अगला है दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। नेक्स्ट है पेड़ की आयु का निर्धारण होता है, तो पेड़ की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो पेड़ की आयु का निर्धारण जो है यह किया जाता है वार्षिक वलय की संख्या से। अगला है जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो जियोट्रॉपिज्म गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि करना है। जियोट्रॉपिज्म यह जो है गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि करना जियोट्रॉपिज्म कहलाता है। अगला है मनुष्य के आवाज़ की ध्वनि किसके द्वारा वोकल कार्ड से उत्पादित होती है? तो मनुष्य की आवाज़ की जो ध्वनि होती है वह कंपन के द्वारा वोकल कार्ड से उत्पादित होती है। अगला है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।